राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन खत्म। कांग्रेस की बैठक में जीत के समीकरण पर हुई चर्चा। बाबूलाल बोले, पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के कारण निर्दलीय के समर्थन पर फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका। डिस्चार्ज पिटीशन खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। भूमि सर्वे को लेकर हाईकोर्ट सख्त। 16 जुलाई तक मांगा जवाब। खूंटी में 4 अफीम तस्कर गिरफ्तार। रांची से फायरिंग मामले में हथियार समेत अपराधी पकड़ाया। धनबाद में सेवानिवृत्त कर्मी के बैंक खाते से 39 लाख रुपए की अवैध निकासी। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी विजेता भारतीय टीम की स्वदेश वापसी। झारखंड के आशीष तानीपूर्ति स्वागत से अभिभूत। भारत ने अफगानिस्तान को टेस्ट मैच में हराया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रक्षा अलंकरण समारोह की। राष्ट्रपति भवन में आज रक्षा अलंकरण समारोह आयोजित हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की रक्षा और नक्सलियों से लोहा लेने में अदम्य साहस प्रदर्शित करने वाले वीर जवानों को शौर्य पदक और सेना मेडल समेत अन्य सम्मानों से अलंकृत किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 16 अप्रैल 2024 को इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख के नेतृत्व में एक वृहद अभियान आरंभ किया गया। नक्सलियों ने घात लगाकर भीषण गोलीबारी की, जिससे लगभग 200 जवानों की सुरक्षा संकट में पड़ गई। अधिकारियों ने तत्काल जवाबी रणनीति बनाई, जो इतनी साहसिक थी कि नक्सली चकित रह गए। 3 घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में जब 4 जवान घायल हो गए तो कमांडर ने गोलीबारी में उलझाकर दूसरी तरफ से बड़ी होशियारी के साथ घायल साथियों को सुरक्षित निकाल लिया। अभियान में अनेक नक्सली मारे गए। यह अभियान छत्तीसगढ़ के अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ और सफल अभियानों में गिनी जाती है। रणभूमि में अद्वितीय साहस और विलक्षण नेतृत्व कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट। इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचितों को विकास में प्राथमिकता की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां साझा की। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण को आगे बढ़ाने का यह सफर मानव सशक्तिकरण और विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक सामूहिक आंदोलन बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम में सरकार की बीते 12 साल की उपलब्धियां और देश के वंचितों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। अंत्योदय सरकार का लक्ष्य पिछले 12 वर्ष में भारत ने कई बदलाव देखे हैं। बदलावों के केंद्र में गरीबों और वंचितों का कल्याण रहा है। अंत्योदय सरकार का ये लक्ष्य जो जमीन पर बड़ा बदलाव ला रहा है। हम हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रहे हैं। विकास का लाभ दशकों से पीछे छूटे लोगों तक पहुंचाना ये उद्देश्य था। जनधन खातों की बात करें और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लोगों को मिला पूरा लाभ। स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन से लोगों को मिले अवसर, तो वहीं आयुष्मान भारत जैसी पहल का मकसद लोगों को सम्मान और अवसर दिलाना है। गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी ने भी अहम भूमिका निभाई। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुए।
लोगों तक मदद सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंच रही है। लीकेज बहुत ज्यादा कम हुआ है, कार्यक्षमता बढ़ी है। तो अंत्योदय सरकार का जो लक्ष्य रहा कि लोगों तक सीधे मदद पहुंचे, वो भी पारदर्शी तरीके से उसमें सफलता पाई है। शासन प्रशासन में भरोसा मजबूत हुआ है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के चलते आगे बढ़ते हुए गरीब कल्याण का सफर बना एक सामूहिक आंदोलन। केंद्र सरकार के 12 वर्षों के विकास, विश्वास और जन कल्याण से भरे कार्यों का झारखंड को भी लाभ मिला है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक वीडियो साझा कर कहा कि सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र पिछले 12 वर्षों में केवल एक नारा ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बदलने वाला महामंत्र बन चुका है। जिसे कोई नहीं पूछता उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। तो अब घर ठीक लग रहा है? ये सर, वो वाले घर से ये वाले घर बहुत अच्छा है। ये घर बहुत अच्छा है। ये सर, वो वाला घर तो घर ही नहीं होगा। नहीं सर, यहाँ रोज खाना बनाने के लिए नहीं जगह था, हाँ। लाटरिन जाने के लिए नहीं था। हाँ। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सब अच्छा है। उज्ज्वला ने तो पूरे भारत की जिंदगी बदल दी, एक नया भारत बना दिया। अंधेरे में खाना नहीं बनाना पड़ता है, हीटर वगैरह भी चला सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं। बच्चे हैं, पढ़ने में सुविधा हो जाती है। और अब बात राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा चुनाव के नामांकन की समय सीमा खत्म हो चुकी है। रांची में भारी गहमागहमी के बीच 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए झामुमो के बैजनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी ने नामांकन दाखिल किया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर 18 जून को मतदान होगा, जबकि कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। झारखंड में 2 सीटों पर 18 जून को मतदान होना है। पूर्व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के निधन के बाद से उनकी सीट खाली है। वहीं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल भी जल्द समाप्त हो रहा है। इन 2 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त संख्या बल है। सत्तारूढ़ दल झामुमो ने बैजनाथ राम को प्रत्याशी बनाया है। वहीं गठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया है। तीसरे उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी ने भाजपा के समर्थन से नामांकन पत्र दाखिल किया है। झामुमो प्रत्याशी बैजनाथ राम ने दोनों सीटों पर इंडी गठबंधन उम्मीदवारों की जीत का भरोसा जताया है। कैसे किसका नाम तय हुआ, कहां से कौन आया नहीं आया, गठबंधन ने एक बार अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा कर दी है तो अब वो फाइनल नाम है। और हम लोग दोनों ही प्रत्याशी अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी जीत पक्की है। अंक गणित की बात करें तो राज्यसभा चुनाव में 1 सीट जीतने के लिए 28 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी। वर्तमान विधानसभा में इंडी गठबंधन के घटक दल झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और माले के 2 विधायक हैं। वहीं एनडीए घटक दल में भाजपा के 21, जदयू के 1, आजसू के 1 और एलजेपी के 1 विधायक हैं। इंडी गठबंधन के सभी विधायक एकजुट रहे तो दोनों सीटों के लिए पर्याप्त संख्या बल यानी कि कुल 56 वोट उनके पास हैं। वहीं एनडीए के पास कुल 24 वोट हैं। जेएलकेएम के 1 विधायक के मत पर भी पक्ष विपक्ष की निगाहें होंगी। इधर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा भी जीत को लेकर आशान्वित हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में इंडी घटक दलों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। अपनी जीत को लेकर मैं ही नहीं,
महागठबंधन दल के मुखिया जो यहाँ हैं मुख्यमंत्री, वो समेत 56 विधायक सभी पूरी तरह से आश्वस्त हैं। पूरी तैयारी है हमारी। निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी के नामांकन दाखिल करने से चुनाव रोमांचक हो गया है। उन्होंने भाजपा के समर्थन से नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद श्री नथवानी अपनी जीत को लेकर आशान्वित दिखे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी कर्म भूमि रही है, उन्हें सभी का समर्थन प्राप्त होगा। मैं पुराना झारखंडी हूँ और झारखंड में रहा हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जीत बहुत अच्छी होगी और सबका सहयोग मिलेगा, तो मैं जीतने वाला ही हूँ। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पर्याप्त संख्या बल के अभाव में भाजपा की ओर से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि परिमल नथवानी झारखंड से 2 बार पहले भी राज्यसभा सांसद रहे हैं, इसलिए उन्हें भाजपा ने समर्थन दिया है। हमारे पास एनडीए गठबंधन के पास 24 एमएलए है, जीतने के लिए 28 चाहिए। फिर अंततोगत्वा हम सब ने तय किया जब हमारे पास नहीं है तो हम निर्दलीय को हम समर्थन करें। अब निगाहें नामांकन पत्रों की जांच और संभावित नाम वापसी पर टिकी हैं। हालांकि मौजूदा अंक गणित के आधार पर इंडी गठबंधन दोनों सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी की एंट्री ने चुनाव को राजनीतिक रूप से दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में 18 जून को होने वाले मतदान और उसके नतीजों पर सभी की नजरें रहेंगी। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी दल और गठबंधन संख्या बल तथा समीकरण पर ध्यान दे रहे हैं। इस सिलसिले में आज भी बैठकों का दौर चला। कांग्रेस की भी बैठक हुई। इस दौरान चुनावी रणनीति पर काफी देर मंथन हुआ। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, सह प्रभारी डॉक्टर शिवेला प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस विधायक दल के नेता सहित पार्टी विधायक मौजूद रहे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान मंत्रालय से जुड़े कामकाज को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। श्री सेठ ने रक्षा मंत्री को रांची में हाल में संपन्न सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला के बारे में अवगत कराया और उन्हें कॉफी टेबल बुक भेंट किया। रक्षा मंत्री ने भारतीय संस्कृति, परंपराओं एवं स्वदेशी उत्पादों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आयोजित इस महोत्सव की सराहना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची स्थित पीएमएलए की विशेष कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। रांची के बड़गांव इलाके की 8.86 एकड़ जमीन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े डिस्चार्ज पिटीशन खारिज होने के बाद अब यह केस ट्रायल की ओर बढ़ सकता है, जिससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास अब इसके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का विकल्प है। इसमें डिस्चार्ज पिटीशन हेमंत सोरेन के अलावा भी और कुछ अभियुक्तों का डिस्चार्ज पिटीशन पर हियरिंग चल रहा था, जिसमें दोनों पक्षों का हियरिंग सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने आज उसे ऑर्डर पर रखा था और दोनों पक्षों के बहस को सुनने के बाद आज माननीय न्यायालय ने हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। ये विकल्प है अब हेमंत सोरेन के पास यही विकल्प है कि अब इस ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल हाईकोर्ट में अपना अपील दाखिल कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न जिलों के लैंड सर्वे करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सरकार द्वारा इस मामले में बार-बार समय मांगे जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। खंडपीठ ने पूछा कि आखिर कब तक लैंड सर्वे का काम पूरा होगा। अदालत ने अंतिम समय देते हुए 16 जुलाई की तिथि निर्धारित की और सरकार से जवाब मांगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 10 जून को पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत बहरागोड़ा के देव वाटिका में प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज है। अधिकारियों ने आज आयोजन स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और तैयारियों की जानकारी ली।
नई दिल्ली में आज इंडी गठबंधन की बैठक हुई जिसमें विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में एसआईआर की निष्पक्षता और पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने केंद्र सरकार को जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का सुझाव दिया। श्री खड़गे ने यह भी बताया कि अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। एसआईआर मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए। और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। जमशेदपुर के पोटका स्थित कोवाली थाना से सामने आया मामला बेहद शर्मनाक और भयावह है। थाना प्रभारी द्वारा बुजुर्ग के साथ मारपीट और उन्हें हाजत में बंद रखने तथा छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगा है, जो तंत्र की निरंकुशता को दर्शाता है। उन्होंने दोषी थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती जारी है। 21 जून को भारत समेत दुनिया भर में इस दिवस का आयोजन होगा। गिरिडीह में भी योग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और योगाभ्यास करने वाले लोग इसके फायदों को देखते हुए इसके कायल हो गए हैं। पतंजलि परिवार की ओर से गिरिडीह में वर्ष भर नियमित योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। योग करने वाले लोगों का कहना है कि नियमित अभ्यास से स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आ रहा है और कई पुरानी बीमारियों में भी राहत मिली है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सामूहिक रूप से प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में योग करने का लाभ अधिक मिलता है। मैं योगा में 2 साल से आ रही हूँ। योग करने से बहुत ही फायदा होता है। मेरा पहले शुगर 400 था और अभी मेरा शुगर 125 है। हम बहुत तकलीफ में गुजरते थे। हम पैर से चलान होता था, ठीक से धीरे धीरे चलते रहते थे और फिर मैंने परेशानी, शुगर भी रहता था कंट्रोल में नहीं और बीपी भी बढ़ने रहता था, सब कुछ रहता था। लेकिन तब से हम योगा में ज्वाइन किए, तब से मेरा सब बीमारी ठीक हुआ। हम भी कुछ रोग से ग्रसित थे, जैसे शुगर, बीपी, ये सब से ग्रसित थे। लेकिन जब से हम योग क्लास में ज्वाइन किए हैं और योगाभ्यास कर रहे हैं, तब से इसमें बहुत ही हमें फायदा हुआ है। योग को लेकर लोगों में जागरूकता लगातार बढ़ रही है। कुछ लोगों ने इसे अपने दिनचर्या का अहम हिस्सा बना लिया है, तो कुछ लोग बीमारी से दूर रखने का जरिया। योग साधक जितेंद्र कुमार बताते हैं कि शिविर में नियमित अभ्यास शुरू करने के कुछ ही दिनों में उन्हें अपने स्वास्थ्य में बदलाव महसूस होने लगा। वहीं 80 वर्ष की उम्र में भी निर्मला कौर नियमित योग के जरिए खुद को स्वस्थ और सक्रिय बनाए हुए हैं। मैं घर पर योग करता था, लेकिन वो लाभ नहीं मिला जो यहाँ मात्र 12-13 दिनों में हमें मिला। बहुत से बीमारियों से ग्रस्त है, अब हमें बहुत उसमें आराम मिल रहा है। 20 साल से योग प्रशिक्षक नवीन कांत सिंह के अनुसार जिले भर में नियमित शिविर लगाकर लोगों को योगाभ्यास कराया जा रहा है।
वहीं सरदार देवेंद्र सिंह का कहना है कि योग शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ और प्रसन्न रखता है। और पूरा गिरिडीह शहर जहां तक हो पा रहा है प्रयासरत है, इस योग से जुड़कर रोग मुक्त हो रहा है। योग जो है इतने अत्यधिक फायदेमंद है कि इससे आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक सभी तरह से आप अच्छी तरह से इसको आप जान सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं। नियमित योग शिविरों के जरिए लोगों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया जा रहा है और करो योग भगाओ रोग का नारा सार्थक होता नजर आ रहा है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। पश्चिम एशिया घटनाक्रम और ईंधन आपूर्ति समेत अन्य विषयों को लेकर दिल्ली में आज भी अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता आयोजित हुई। इस दौरान पेट्रोलियम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण खनूजा ने बताया कि वैश्विक ईंधन संकट के बावजूद भारत में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। Despite the ongoing situation in West Asia, supplies of crude oil, LPG and natural gas, they remain stable. And we have adequate stocks of petrol, diesel and LPG which are available in the country. Coming to LPG, the domestic LPG production has been maximized. In fact, yesterday on the LPG day, World LPG Day, our domestic refineries and fractionators, they produce 53 TMT per day, about 52, 53 TMT per day. This is 60% more than the pre-crisis levels. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल की रिपोर्ट पर विद्यार्थियों और अभिभावकों की आशंकाओं को दूर कर दिया है। सीबीएसई ने साफ किया है कि पोर्टल पर दिखने वाले संदेशों का कारण क्या है और पूरी प्रक्रिया कैसे संचालित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच बनी उलझन को बोर्ड ने दूर कर दिया है। सीबीएसई ने साफ किया है कि पोर्टल पर दिखने वाली तकनीकी संदेशों का कारण क्या है और पूरी प्रक्रिया कैसे संचालित की गई। बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 2 जून से 7 जून तक चली एप्लीकेशन विंडो के दौरान 1.6 लाख से अधिक छात्रों ने 3.8 लाख से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं के लिए आवेदन किया। इस पूरी प्रक्रिया की सुरक्षा को लेकर बोर्ड ने कहा, इसकी कड़ी तकनीकी निगरानी आईआईटी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई ताकि साइबर सुरक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित किया जा सके। कई छात्रों को पोर्टल पर रोल नंबर नहीं मिला, रोल नंबर नॉट फाउंड का संदेश जो है वो दिखाई दे रहा था और इसी पर स्पष्टीकरण देते हुए सीबीएसई ने बताया कि ये तकनीकी खामी नहीं बल्कि नियमों का हिस्सा है। बोर्ड के अनुसार ये मैसेज केवल उन छात्रों को दिख रहा है जिन्होंने पहले चरण यानी उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी के लिए आवेदन नहीं किया था। स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर स्थान हासिल करने के लिए हजारीबाग नगर निगम ने स्वच्छता फीडबैक अभियान को तेज कर दिया है। जनप्रतिनिधि खुद सफाई अभियान में हिस्सा लेकर लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत चल रहे स्वच्छता फीडबैक अभियान को लेकर हजारीबाग में विशेष पहल की गई है। महापौर अरविंद कुमार राणा के नेतृत्व में इंटर साइंस कॉलेज के पास स्थित तालाब और आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया गया, जहां लोगों ने सामूहिक रूप से स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। हजारीबाग भी आज से 5 साल पहले 7वें नंबर पर था। हम चाह रहे हैं कि जो छोटे शहर में हजारीबाग की गिनती होती है, हजारीबाग छोटे शहर में टॉप 10 में आ जाए। इसलिए हमारा प्रयास चल रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान का हर एक व्यक्ति से फीडबैक कॉलम भरवाएं, उनसे ऑनलाइन फीडबैक करें और केवल 2 मिनट में 13 प्रश्नों का जवाब देके आप फीडबैक दे सकते हैं। वार्ड पार्षद सोनी छेत्री ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग मिलने पर शहर को विशेष पैकेज का लाभ मिल सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने स्मार्टफोन के माध्यम से मात्र 2 मिनट में फीडबैक देकर अभियान का हिस्सा बने। एक ऐप है जिसमें लिंक दिया जा रहा है, जिसमें 13 प्रश्न है। वो 13 प्रश्न स्वच्छता से संबंधित है, जिसमें आपके वहाँ रोज की पर जाती है कि नहीं, आपके कचरा उठते हैं कि नहीं, सही तरह से उसको डिस्पोजल किया जाता है कि नहीं। तो आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग को लिंक दी जाए और इस प्रश्न का उत्तर देके हमारे हजारीबाग को भी आगे बढ़ने के लिए और अच्छा सिटी, साफ सुथरा सिटी ताकि घोषित हो जाए, इसमें मदद करें। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने में नागरिकों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है।
स्वच्छता फीडबैक अभियान के जरिए न केवल शहर की रैंकिंग बेहतर होगी, बल्कि हजारीबाग को स्वच्छ और सुंदर बनाने का लक्ष्य भी मजबूत होगा। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। राज्य के विभिन्न जिलों में मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। खूंटी में पुलिस ने लगभग 12 लाख रुपए मूल्य का अफीम बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि इस मामले में 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया और उन लोग वहां पे सशस्त्र बल के साथ और एनडीपीएस थाना प्रभारी के साथ भ्रमणशील थे। उसी क्रम में वहां पे जब वो लोग चेकिंग कर रहे थे तो कुछ लोग जिनकी गतिविधि संदिग्ध प्रतीत हुई उनको रोका गया। उनके द्वारा जब भागने का प्रयास किया गया तो पुलिस के द्वारा उनको पकड़ा गया और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से लगभग 2 किलो 300 ग्राम काला अफीम जैसा दिखने वाला पदार्थ जो है हम लोगों को बरामद हुआ और तत्पश्चात उसकी जब्ती वफ्ती बनाई गई और उन लोगों को जो 4 लोग वहां पे पकड़ाए थे उनको हम लोग आज न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। इधर रांची में पुलिस ने पिठौरिया इलाके में फायरिंग की घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक गौरव गोस्वामी ने बताया कि इन अपराधियों ने एक शख्स पर जानलेवा हमला किया था जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए पिस्तौल को बरामद कर लिया है। इस टीम के द्वारा रेड मारा जाता तो सबसे पहले एक व्यक्ति जिसका नाम नुन्नुआ अंसारी है उसे हिरासत में लिया गया था और जैसे ही जो अफसर अंसारी है उसको इस बात की जानकारी मिली कि नुन्नुआ अंसारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है तो उसने जाके कोर्ट में सरेंडर कर दिया अफसर अंसारी ने। जब्ती में हम लोगों ने 7.6 mm का एक पिस्टल है वो जब्त किया है। इसके अलावा एक जिंदा गोली भी हमें मिली है और जो बाइक का प्रयोग इन लोग के द्वारा किया गया था वह बाइक भी हम लोग के द्वारा जब्त कर ली गई है। धनबाद में बीसीसीएल के सेवानिवृत्त कर्मी वासुदेव ठाकुर के बैंक खाते से अवैध रूप से करीब 39 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। श्री ठाकुर का आरोप है कि उनके पीएफ खाते से फर्जी हस्ताक्षर और चेक के जरिए अवैध निकासी कर ली गई। मामले में बैंक कर्मियों और दलालों के मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार ने स्थानीय रणधीर वर्मा चौक पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया है। परिवार पैसे की रिकवरी और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा है। 2025 में रिटायर हुए, हमारा जो पेंशन वाला जो पीएफ पैसा है वो टोटल हमारा पैसा चला गया, दूसरे खाता में चला गया। कितना पैसा था? 35 लाख रुपया, 35.5 लाख रुपया था। इनका खाता बैंक मोड़ स्थित एसबीआई खाता पर है, एसबीआई ब्रांच में है, लेकिन पैसा निकासी हुआ है एक तेलंगाना से और एसबीआई का है ये मामला। इनके साथ में सहकर्मी है, इसके साथ ड्यूटी करते हैं। जब इन्होंने अपने घटनाक्रम के बारे में हमको जानकारी दिया तो हमने सारा प्रोसेस इसको थाना वाना के वगैरह में आवेदन वगैरह दिए। सूचना का अधिकार भी इन्होंने दिया, सूचना के अधिकार के द्वारा इनको भी कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन खत्म। कांग्रेस की बैठक में जीत के समीकरण पर हुई चर्चा। बाबूलाल बोले, पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के कारण निर्दलीय के समर्थन पर फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका। डिस्चार्ज पिटीशन खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। भूमि सर्वे को लेकर हाईकोर्ट सख्त। 16 जुलाई तक मांगा जवाब। खूंटी में 4 अफीम तस्कर गिरफ्तार। रांची से फायरिंग मामले में हथियार समेत अपराधी पकड़ाया। धनबाद में सेवानिवृत्त कर्मी के बैंक खाते से 39 लाख रुपए की अवैध निकासी। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी विजेता भारतीय टीम की स्वदेश वापसी। झारखंड के आशीष तानीपूर्ति स्वागत से अभिभूत। भारत ने अफगानिस्तान को टेस्ट मैच में हराया।